हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक्निकल नॉलेज चैनल टेक ग्रो। तो आज हम टेक ग्रो में पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेटिक्स के बारे में। तो आज का टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ न्यूमेटिक्स। तो इसमें हम लोग टोटल 19 टॉपिक्स कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन से लेकर डिसएडवांटेज, यूज, कंपोनेंट्स, etc। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज न्यूमेटिक्स। Pneumatics is a branch of mechanics that deals with the mechanical properties of gases. It includes study of pressurized gas that produce mechanical motion and the application of such motion. It means ये जो गैसेज हैं यानी कि जो एयर है उसकी स्टडी करेंगे, कैसे एयर को कंप्रेस्ड एयर करके उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग उसको मोशन में कन्वर्ट करते हैं। तो न्यूमेटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड न्यूमा विच मीन्स ब्रीथ ऑफ लाइफ, यानी कि जब ये ग्रीक वर्ड है वहाँ से आया है न्यूमेटिक्स, और जो ग्रीक वर्ड न्यूमा है उसका मतलब होता है लाइफ, जो हम लोग सांस लेते हैं उसको बोलते हैं। न्यूमेटिक्स यूज एयर विच इज कंप्रेसिबल। न्यूमेटिक्स इज ए सिस्टम ऑपरेटेड बाई कंप्रेस्ड एयर एट हाई प्रेशर। इन अदर वर्ड, इन न्यूमेटिक्स कंप्रेस्ड एयर इज यूज टू ड्राइव ए मैकेनिज्म। लाइक कंप्रेस्ड एयर को यूज करके हम लोग किसी मैकेनिज्म को या किसी मशीन को ड्राइव करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंप्रेस्ड एयर टेंड्स टू एक्सपेंड रिजल्टिंग इन ड्राइविंग द मशीन्स। व्हाट इज एयर? तो जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग एयर बोलते हैं। तो उस एयर में बहुत सारी गैसों का एक मिक्सचर होता है, तो उसको हम लोग एयर के कंपोनेंट्स बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो मेनली हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% जैसे हम ब्रीथ करते हैं टोटली, और थर्ड वन इज अदर गैसेज जो कि 1% होती है। और अदर गैसेज में हम लोग देखते हैं कि CO2 होता है, नियोन होता है, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन और बहुत सारी गैसें होती हैं जिनकी स्टडी करना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। द एटमोसफियर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ गैसेज कॉमनली नोन एज एयर एंड इट इज रेनेड बाई अर्थ ग्रेविटी। मतलब अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसके चारों तरफ जो गैसों का एटमोसफियर होता है उसको हम लोग एयर कहते हैं। तो टिपिकल क्यूबिक फुट ऑफ एयर, यानी कि क्यूबिक फीट ऑफ एयर में लगभग 30 लाख पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के, डर्ट के, पोलन के, अदर कंटामिनेंट्स। यानी कि एक क्यूबिक फीट वॉल्यूम जो एयर का है उसमें 30 लाख पार्टिकल्स होते हैं। जो हम लोग नॉर्मली एयर ब्रीथ करते हैं उसके मुकाबले किसी इंडस्ट्री की जो एयर होती है वो 3 टाइम पॉल्यूटेड होती है। यानी कि जब आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तब आपको महसूस होगा कि आप किसी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं रादर देन कि आप किसी पार्क में घूम रहे होते हैं उसके मुकाबले। तो जब भी आप इंडस्ट्री में काम करें तो थोड़ा हमको समझदारी के साथ अपनी सेफ्टी के साथ काम करना होता है। हाउ टू गेट कंप्रेस्ड एयर? तो जो एटमोस्फेरिक एयर होता है उसको जब हम लोग फोर्स करके उसके वॉल्यूम को कम करते हैं तो वो एक कंप्रेस एयर के रूप में हमको मिलती है। एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं हम लोग एटमोस्फेयर में तो उसका वॉल्यूम कम होता है और उससे वो कंप्रेस्ड एयर बन जाती है। तो कंप्रेस्ड एयर जब प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एयर यू ब्रीथ इन एंड आउट बट इट इज कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉलर साइज। व्हेन द एटमॉस्फेरिक एयर इज फिजिकली फोर्स्ड इन कन्फाइंड बाउंड्री द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड द एयर गेट कंप्रेस्ड। यानी कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम होने से उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं और वो एक कंप्रेस्ड एयर के रूप में हमें मिलती है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए कुछ डिवाइस यूज आती है, जैसे हाथ में पकड़ के तो हम कर नहीं सकते, तो जो डिवाइस यूज होती है जो एयर को कंप्रेस एयर में कन्वर्ट करती है उसको बोलते हैं एयर कंप्रेसर। उसके बारे में आगे डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। अब जब हम लोग वॉल्यूम कंप्रेस्ड एयर बार बार बोल रहे हैं कि हम उसके वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, तो हम जब भी इसके वॉल्यूम को कम करते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ये हमें पता चलता है वॉल्स लॉ से, जो हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ है। वॉल्स लॉ कहता है कि अगर आप किसी एयर के वॉल्यूम को आप हाफ कर देंगे तो उसका प्रेशर डबल हो जाएगा। यानी कि अगर वो एक बार पे है और उसका वॉल्यूम अपने हाफ कर दिया तो वो 2 बार उसका प्रेशर हो जाएगा। तो उसको समझने के लिए हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर 3 लाइन है। मिडिल लाइन जो आप देख रहे हैं वो होती है एटमॉस्फेरिक फेयर की लाइन, मिडिल ओरिजेंटल लाइन वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसमें अभी हम लोग खड़े हैं। अगर प्रेशर उससे ज़्यादा होता है यानी कि कुछ प्रेशर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूम, उसको बोलते हैं प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम लोग जब साइकिल में हवा भरवाने जाते हैं तो हम लोग वहाँ कंप्रेसर देखते हैं जिससे वो साइकिल में हवा भरता है। तो उसका जो रिसीवर टैंक होता है उसमें गेज लगा होता है, यानी कि वो गेज में जो प्रेशर होता है तो वो प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी कि टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और
गेज प्रेशर को, दोनों को जोड़ते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर मिलता है। सेम केस में अगर किसी जगह पे वैक्यूम में निर्वात है, जहाँ पर वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर से मतलब वैक्यूम प्रेशर को माइनस कर देते हैं, मतलब उसको घटा देते हैं, तो हमारे पास जो प्रेशर आता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी कि एब्सोल्यूट जो प्रेशर होता है वो एक्चुअल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर होता है। उसको थोड़ा और समझने के लिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन दी गई है। गेज प्रेशर एक रिलेटिव प्रेशर है, यानी कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटिव में वो प्रेशर दिखाया जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बने और गेज में हम लोग को दो दिख रहा है, तो अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की मैं बात करूंगा, टोटल प्रेशर की, तो वो रहेगा 2 बार जो गेज प्रेशर है और 1 बार जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर, यानी कि टोटल 3 बार। यानी कि अगर एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर अगर हमको पता करना है तो गेज प्रेशर में हमको एटमॉस्फेयर प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास टोटल प्रेशर आएगा। यदि आपके पास कोई नॉर्मल गेज है उसमें 3 kg प्रेशर, 3 बार प्रेशर दिख रहा है, तो आप समझ के चलेगा वो गेज प्रेशर है, रिलेटिव प्रेशर है। अगर आपको एक्चुअल प्रेशर चाहिए, एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए, तो उसमें आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। अब प्रेशर में रिलेशंस क्या है? द एब्सोल्यूट प्रेशर इन फ्लूइड कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी फ्लूइड का जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि जो फ्लूइड्स हैं वो हमेशा पुश में वर्क करते हैं, ना कि पुल में। लेकिन जब हम लोग किसी को पुश करते हैं, यानी कि उसको फोर्स बढ़ा रहे हैं, यानी कि उस पर प्रेशर लग रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव साइड होता है। हम किसी भी फ्लूइड को पुल नहीं कर सकते हैं। पुल कर ले, किसी कंटेनर में फ्लूइड भरा और उसको पुल कर लिया तो क्या होगा? बाहर आ जाएगा, फैल जाएगा, तो उसमें कोई प्रेशर इंक्रीमेंट नहीं होगा। यानी कि फ्लूइड में हमेशा पॉजिटिव प्रेशर होता है। द स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज 0। ऑब्वियस सी बात है, अगर नेगेटिव कुछ भी नहीं है तो जो स्मॉलेस्ट होगा वो 0 होगा। अब हम किसी चीज को पुल करके प्रेशर लेते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एब्सोल्यूट प्रेशर। एक नेगेटिव एब्सोल्यूट प्रेशर इज पुल, लाइक हमने किसी भी क्लोज चेंबर में से एयर को पुल कर लिया है, तो एयर उस चेंबर में वैक्यूम रह जाएगा, जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे अभी। ये कुछ प्रेशर के रिलेशंस हैं जो हमको पता होने चाहिए। 1 एटमॉस्फेयर में होता है 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको हम लोग बार बोलते हैं। और एक बार में होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जनरली हम लोग इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं, बार में यूज करते हैं, मेगा पास्कल में यूज करते हैं और केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में यूज करते हैं। तो एक बार रफली 1 बार इक्वल टू 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 0.1 मेगा पास्कल, यानी कि 1 मेगा पास्कल में 10 बार होते हैं। ये आप थोड़ा याद रखिएगा। क्या कहता है बेनिफिट ऑफ कंप्रेस्ड एयर? कंप्रेस्ड एयर के क्या बेनिफिट्स है और कंप्रेस्ड एयर क्यों यूज की जाती है? वो इजीली अवेलेबल है, इजीली स्टोर किया जा सकता है, डिजाइन में सिंपल है, प्रोवाइड लीनियर एंड रोटेटिंग मूवमेंट प्रोवाइड करती है, इजी इंस्टॉलेशन है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसमें किसी भी तरह के फायर हैजार्ड नहीं है, यानी कि सेफ्टी भी पूरी है, और न्यूमेटिक एक्चुएटेड सिस्टम डू नॉट यूज एनी हीट। फ्रिक्शन के अलावा उसमें कोई हीट भी जनरेट नहीं करते। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग एयर को यूज करते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर का फंडामेंटल क्या है? एयर को 2 स्टेप में कंप्रेस किया जाता है। एक तो इसको कुछ सिलेंडर या उसके सिमिलर कंटेनर में इसको ट्रैप कर लिया जाता है, इसको भर दिया जाता है और फिर उसको पुश किया जाता है स्मॉलर वॉल्यूम में। स्मॉलर वॉल्यूम में पुश करने से क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्लोज आते हैं और एयर हाईली डेंस्ड हो जाती है और उसमें वो प्रेशराइज हो जाती है। प्रेशराइज होती है तो वेटिंग टू एक्सपेंड टू परफॉर्म वर्क। जब ये प्रेशराइज एयर हम लोगों ने ट्रैक किया हुआ है, तो जब भी इसको हम यूज करना चाहें, प्रेशराइज एयर को यूज करके वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब सिंपल इस फिगर से समझ सकते हैं। फर्स्ट वाले ऊपर वाले फिगर में आप देखेंगे सिलेंडर है, पिस्टन है, इस पर पिस्टन फ्री है, इस पर कोई फोर्स नहीं है, तो एटमॉस्फेयर इसमें भरी हुई है, प्रेशर बीच में प्रेशर 0 है। जैसे ही हम लोग पिस्टन को आगे बढ़ते हैं, इसका वॉल्यूम कम होता है, एयर का वॉल्यूम कम होता है, एयर की डेंसिटी बढ़ती जाती है और ये जो प्रेशर गेज में प्रेशर दिखता है वो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ये कंप्रेस्ड एयर हम लोगों को मिल चुकी है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर डजंट चेंज इट्स कंप्रेस्ड व्हेन इट्स कंप्रेस्ड। अगर हम एयर को कितना भी कंप्रेस कर लें, इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, यानी कि उसका फिजिकल जो कंपोनेंट्स है वो उसमें एज इट इज अवेलेबल रहते हैं। सिस्टम टू जनरेट कंप्रेस्ड एयर, इसको हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये मेरे, जब आप मुझे इसका पूरी स्लाइड देखना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट में अपना मेल आईडी लिखिएगा, मैं उस पर आपको सेंड करूंगा, क्योंकि कुछ कॉपीराइट्स की वजह से हम लोग इसको यहाँ पर नहीं दिखा सकते। कंपोनेंट इंट्रोडक्शन भी कॉपीराइट्स है, तो इसको हम लोग पर्सनल मेल आईडी पे मैं आपको शेयर करूंगा, या एक वेबिनार मेरा जब आगे अपकमिंग डेज में होगा तब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर का प्रोडक्शन होता कैसे है? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंप्रेस द एयर इज नोन एज कंप्रेसर। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कंप्रेसर के थ्रू ही कंप्रेस्ड एयर को जनरेट किया जाता है। An air compressor is a device that increases the kinetic energy of air and convert it into the pressure by reducing its volume। जो वॉइस फ्लो में हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि कंप्रेसर एक
क्या करता है, एयर की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है और इस काइनेटिक एनर्जी को बाद में वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल, एक कंप्रेसर टेक्स एयर एटमॉस्फेयर से वो प्रेशर लेता है और इसको हाई प्रेशर पे डिलीवर करता है। यानी कि बेसिकली अगर हम फिगर से समझना चाहें तो इलेक्ट्रिकल या फ्यूल एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं प्राइम मूवर। यानी कंप्रेसर को चलाने के लिए कुछ मोटर लगेगा, इलेक्ट्रिकल मोटर लगेगा या इंजन या ऐसा इंजन लगेंगे, तो उसको बोलते हैं प्राइम मूवर। प्राइम मूवर यानी कि हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फ्यूल एनर्जी दे रहे हैं। फ्यूल एनर्जी एयर से कंप्रेसर रोटेट होता है, इससे एयर को काइनेटिक एनर्जी मिलती है। अब उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि प्राइम मूवर हो गया इलेक्ट्रिकल मोटर और कंप्रेसर हो गया जो कि काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ आप छोटे फिगर से समझ सकते हैं कि प्राइम मूवर है वो वर्क कर रहा है कंप्रेसर में, लो प्रेशर एयर कंप्रेसर में इन कर रही है और हाई प्रेशर एयर कंप्रेसर से आउट कर रही है। सिंपल एकदम। टाइप ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर्स को उसके अलग अलग डिजाइन के हिसाब से, कूलिंग के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे कि डिजाइन के हिसाब प्रिंसिपल के हिसाब से रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है, रोटरी हो सकता है, मेथड कूलिंग के मेथड के हिसाब से एयर कूल्ड हो सकता है, वाटर कूल्ड हो सकता है, नंबर ऑफ स्टेज के हिसाब से सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लो कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी, एंड प्रेशर लिमिट के हिसाब से लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर एंड सुपर हाई प्रेशर, जो हम लोग आगे डिटेल में अभी इसका स्टडी करेंगे। तो टाइप ऑफ कंप्रेसर, टेक्निकल टाइप ऑफ कंप्रेसर्स क्या है, अभी तो हम लोगों ने थ्योरेटिकल देखा। टेक्निकल टाइप ऑफ कंप्रेसर में मेनली हम लोग इस फिगर से इसलिए समझ सकते हैं टाइप ऑफ कंप्रेसर। मेनली कंप्रेसर टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और डायनेमिक कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर फर्दर टू टाइप के हो सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर। सेम डायनेमिक भी टू टाइप के हो सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, एक्सियल कंप्रेसर। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पिस्टन टाइप कंप्रेसर्स होते हैं, रोटरी कंप्रेसर फर्दर लोब टाइप, स्क्रू टाइप, हेलिकल टाइप, विंड टाइप हो सकते हैं। तो इन सबको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। मेनली हम लोग को फोकस करना है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डायनेमिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एयर कंप्रेसर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यूनिट आर दोज इन विच सक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ द एयर कन्फर्म्ड विद इन ए क्लोज स्पेस एंड एलिवेटेड टू हायर प्रेशर। यानी कि इसमें सक्सेसिव वॉल्यूम यानी कंटिन्यूसली इसमें पॉजिटिवली प्रेशर को बनाते जाता है और आगे की तरफ भेजता रहा जाता है। यानी कि इसको ऐसे समझते हैं, किसी एक बकेट हुआ, अब बकेट में हम लोगों ने फुटबॉल डाला तो फुटबॉल जितना अंदर जाएगा पानी उतना ही बाहर आएगा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जितना अंदर गया उतना ही बाहर आया। यानी कि जितना इस कंप्रेसर ने एयर को लिया उतनी पूरी एयर एक साथ बाहर दे दी। आप चाहे आगे कुछ भी लगाओ, इसको तो आगे एयर देने से मतलब है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एयर कंप्रेसर। दूसरा आता है डायनेमिक यानी नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एयर कंप्रेसर। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लाइक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होते हैं, इनमें कंटिन्यू एयर को आगे दिया जाता है, लिया जाता है, आगे दिया जाता है। जितनी आगे जरूरत होती है वो उतना उसको यूज करते हैं, जितनी आगे जरूरत नहीं होती है वो बैक एंड पर रखी रहती है, यानी कि उतना वो सक्शन ही नहीं करता है। यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में हाई प्रेशर हम लोगों को मिलता है और डायनेमिक में थोड़ा हमको लो प्रेशर मिलेगा। डायनेमिक कंप्रेसर आर रोटरी continuous flow machine in which the rapidly rotating element accelerate the gas as it pass through the element, converting the velocity air into the pressure air. Then the positive displacement air compressor, यह रेसिप्रोकेटिंग टाइप। रेसिप्रोकेटिंग टाइप जो आप ईमेल, मैं आपको ईमेल में सेपरेटली सेंड करूंगा, जो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस ड्रॉप कीजिए, मैं आपको उस पर सेंड कर दूंगा। ये सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, टू टाइप के होते हैं। अब रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर होते हैं पॉजिटिव, उसका डिसएडवांटेज क्या है रेसिप्रोकेटिंग का? हैंडलिंग ऑफ हाई प्रेशर रिजल्ट इन लीकेज थ्रू द पिस्टन। बहुत हाई प्रेशर होता है तो पिस्टन में से लीकेज को ट्रैप करना काफी चैलेंजिंग जॉब है। कूलिंग ऑफ गैस इज नॉट इफेक्टिव, तो कूलिंग करने के लिए भी काफी चैलेंज होते हैं। एंड रिक्वायर स्ट्रॉन्ग सिलेंडर टू विथस्टैंड हाई डिलीवरी प्रेशर। इसका इतना प्रेशर हाई होता है कि जो मजबूत सिलेंडर, एक स्ट्रॉन्ग सिलेंडर चाहिए होता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं जिसकी वजह से रेसिप्रोकेटिंग धीरे धीरे एलिमिनेट होता है ना, इसकी जगह दूसरे टाइप के कंप्रेसर्स आते जा रहे हैं मार्केट में। अगला था रोटरी टाइप। रोटरी टाइप में वेन टाइप है, स्क्रू टाइप है, जो कि आपको सेपरेट मेल करूंगा मैं। हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं स्क्रू टाइप की। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जो कंप्रेसर है इंडस्ट्री में आज की तारीख में वो है स्क्रू टाइप। यानी कि सारा फोकस आपको अपना रखना स्क्रू टाइप कंप्रेसर पे। स्क्रू टाइप कंप्रेसर में होता क्या है, देयर आर टू लार्ज स्क्रू, दो लार्ज स्क्रू हैं। ये दोनों लार्ज स्क्रू एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। एक प्राइम मूवर से एक स्क्रू को ड्राइवर बोलते हैं, एक इसको ड्रिवन बोलते हैं। जब ड्राइवर एंड पर मोटर लगी होती है, जब एक स्क्रू रोटेट होता है मोटर के थ्रू, तो दूसरा स्क्रू उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। दोनों के बीच में एयर ट्रैप होती है और ये ट्रैप एयर आगे जाते 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 और बहुत ज्यादा कंप्रेस होती जाती है। मतलब कि उसके
टाइटर होती जाती है, उसका एयर का जो गैप होता है वो टाइटर होता जाता है, और दूसरे एंड पे हमको जिस एंड से एंट्री करते हैं उसके अपोजिट एंड पे हमको बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड एयर मिलती है। तो ये सिस्टम से काम होता है, इसलिए स्क्रू सिस्टम से काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्रू कंप्रेसर। अब स्क्रू कंप्रेसर का एडवांटेज क्या है? स्क्रू कंप्रेसर आर वेरी पॉपुलर बिकॉज दे आर क्वाइट, they can produce larger volume of compressed air with good consistency. They come in several varieties including an oil-free option that reduce the maintenance of components. Since the two screws do not make contact, there is very less wear. यानी कि यहाँ पे wear and tear कम हो रहा है। दूसरा, जब ये स्क्रू आपस में रोटेट करते हैं तो जो हीट जनरेट होती है उसके लिए कुछ ऑयल रिक्वायरमेंट होता है। तो आजकल ऐसे कंप्रेसर आ रहे हैं जो कि ऑयल फ्री ऑप्शन भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग एन ऑयल फ्री ऑप्शन, यानी ऑयल वाले भी हैं, विदाउट ऑयल वाले भी हैं। तो और ये कंसिस्टेंसी के साथ हाई प्रेशर पर, हाई वॉल्यूम पर एयर को सप्लाई करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है और इंडस्ट्री में यही कंप्रेसर्स यूज होते हैं। देन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर यूज फॉर लो प्रेशर यूनिट्स सच एज फॉर रेफ्रिजरेशन, सुपर चार्जिंग इंटरनल कम्बशन इंजन। Axial type compressor used in high pressure industrial and marine gas turbine plant में axial flow compressor, लेकिन इनका साइज बहुत बड़ा होता है इसलिए इंडस्ट्री में इनको आजकल अवॉइड करते हैं। एयर रिसीवर्स क्या होता है? एयर रिसीवर सिंपल एक टैंक होता है जिसमें हम लोग एयर को एक्यूमुलेट करते हैं और जरूरत पड़ने पर इस एयर को यूज करते हैं, यानी कि एक एयर रिसीवर टैंक में कंप्रेस्ड एयर अपना भरा हुआ होता है। रिसीवर क्यों यूज करते हैं? एक तरह से एक्यूमुलेटर है, जो कि जहाँ भी कंप्रेस्ड एयर यूज होती है तो उसको कांस्टेंट सप्लाई के लिए एयर रिसीवर यूज किया जाता है। एयर रिसीवर मेटल का बना होता है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल किसी भी तरह रख सकते हैं, और इस रिड्यूस द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द कंप्रेसर। लाइक जब किसी भी कंपोनेंट में हम लोगों को मशीन में एयर यूज होती है तो डायरेक्ट कंप्रेसर से ना होकर वो रिसीवर के थ्रू होती है, ताकि कंप्रेसर पर लोड कम रहे और वो कॉन्सिस्ट एक बार रिसीवर टैंक को भर दे, और जब रिसीवर टैंक में प्रेशर कम हो तभी कंप्रेसर चालू हो, यानी कि कंप्रेसर की लोडिंग अनलोडिंग इससे कम होती है और कंप्रेसर का लाइफ बढ़ता है। कैपेसिटी एयर रिसीवर का जो कैपेसिटी है वो लीटर्स में मेजर किया जाता है, 5000 लीटर, 1000 लीटर। हीट इन कंप्रेस्ड एयर, जब अभी हमने देखा हम एयर को जब कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ता है। साथ ही चार्ल्स लॉ ये कहता है कि जब एयर के वॉल्यूम में चेंज होता है तो उसके टेम्परेचर में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होता है, यानी कि अगर वॉल्यूम उसका कम होता जा रहा है तो टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा। ये चार्ल्स हीट को भी निकालना है अपने को, लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली बात यह है कि जब एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो उसकी हीट तो बढ़ती है, साथ साथ उसमें वाटर पार्टिकल्स भी उसमें सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। वो कैसे होता है वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। एयर ड्रायर्स क्या होता है? द डिवाइस विच इज यूज टू ड्राई और सेपरेट द वाटर पार्टिकल फ्रॉम द एयर इज नोन एज एयर ड्रायर। एयर ड्रायर मतलब एयर में से जो वाटर्स को रिमूव करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं हम लोग एयर ड्रायर। जब एयर को कंप्रेस करते हैं तो उसमें कुछ वाटर पार्टिकल एयर अपने वाटर को सेपरेट करना स्टार्ट कर देती है, जो कि एयर के अंदर सुपर हीटेड फॉर्म में होता है। अब देखते हैं, कंप्रेस्ड एयर कैन नॉट होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एज नॉन कंप्रेस्ड एयर। वंस द एयर इज कंप्रेस्ड सम ऑफ द मॉइस्चर गेट कन्वर्टेड इनटू द वाटर। जब जो नॉर्मल एयर होता है उसमें वाटर सुपर हीटेड फॉर्म में होता है, तो हम एयर को कंप्रेस्ड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो उसके वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने आप को एयर से सेपरेट कर लेते हैं, और सबसे पहले वो एयर रिसीवर टैंक में जाके कलेक्ट हो जाते हैं उसके बॉटम में। तो अब देखिए कि जो एयर ड्रायर यूनिट होती है, एक एयर कंडीशनिंग चैम्बर है, उसमें हॉट और वेट एयर यानी गर्म और गीली एयर अंदर जा रही है, एयर ड्रायर में से जाती है, कूल एंड ड्राई एयर बाहर निकलती है और वाटर पार्टिकल्स को वो सेपरेट कर देता है। यानी कि एक एयर ड्रायर एयर में से वाटर निकालने का काम करता है। द डेंजर ऑफ हैविंग टू मच ऑफ मॉइस्चर इन योर कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर में से हम लोग एयर ड्रायर नहीं लगाएंगे तो रस्ट का चांस रहेगा, कंप्रेसर के जो मूविंग पार्ट्स है तो वियर टियर बढ़ जाएगा और एयर की क्वालिटी और जहां हम लोग फाइनल प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी में भी काफी इफेक्ट करेगा। यानी कि एयर में से मॉइस्चर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। एयर ड्रायर कैसे वर्क करता है? एयर ड्रायर का टेक्निकल कंसेप्ट, एयर ड्रायर का फंडामेंटल्स में हम लोग यहाँ देखते हैं कि हॉट एंड वेट एयर ड्रायर एक इन करती है, उसको बोलते हैं प्रीकूलर या रीहीटर। प्रीकूलर रीहीटर में आने के बाद वो एक एवापोरेटर में जाती है, एवापोरेटर में जाकर वो ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद अपना वाटर को कंडेंस कर देती है। उस कंडेंस वाटर को हम लोग मॉइस्चर सेपरेटर में उसको रिमूव करते हैं और वापस से एयर को हम लोग कंपोनेंट में भेज सकते हैं, डायरेक्ट कंप्रेस्ड एयर के सिस्टम में
भेज सकते हैं जहाँ भी हम लोग कंप्रेस्ड एयर जनरेट करें थ्रू आउट द सिस्टम। तो ये एयर ड्राइंग साइकिल है। हॉट एंड वेट एयर एक प्री कूलर में जाएगी, वहां पर ये पहले से ही थोड़ी ठंडी हो जाएगी, जो कि मॉइस्चर एयर आ रही है, ठंडी एयर आ रही है। फिर उसके बाद ये एवेपोरेटर में जाकर और ठंडी होती है, इसको ड्यू पॉइंट के नीचे इसको लेके जाता है। इससे ड्यू पॉइंट से जैसे ही नीचे जाती है तो इसके अंदर से वाटर को सेपरेट कर देती है, और सेपरेट वाटर को हम लोग मॉइस्चर सेपरेटर से रिमूव कर लेते हैं और अगेन इस एयर को थोड़ा सा हीट करके वापस सिस्टम में भेजते हैं। तो यहाँ पर जो हॉट एयर आ रही है वो पहले ठंडी हो रही है, और सेम हॉट एयर से हम लोग जो ड्राई एयर है उसको थोड़ा सा हॉट करके सिस्टम में भेज रहे हैं। अब हम लोगों ने एयर कंप्रेस कर लिया, उसको रिसीवर में स्टोर कर लिया, और हम लोगों ने उसको ड्रायर में ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद अब उसकी रेगुलेटिंग और कंडीशनिंग की जरूरत है। अभी जो ड्रायर से एयर निकलती है उसको हम लोग एक फिल्टर में डालते हैं। फिल्टर में डालने से उसमें कुछ पार्टिकल जो वाटर के या डस्ट के पार्टिकल हो जाते हैं वो एक फिल्टर के द्वारा रिमूव कर लेते हैं। फिल्टर से निकालने के बाद उसको एक FRL यूनिट फिल्टर रेगुलेटर एंड लुब्रिकेशन यूनिट में भेजा जाता है। तो lubricator is used to vaporize oil into the air stream to lubricate moving parts in the system such as air tools। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाती है तो इसका मॉइस्चर निकल जाता है, तो इसमें कुछ परसेंटेज हम लोग ऑयल का ऐड करते हैं ताकि ये लुब्रिकेंट की तरह काम करे। अब जब भी कंपोनेंट में जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा इससे लुब्रिकेंट मिलेगा और उससे वियर एंड टियर कम होगा। अब ये प्रेशर आता है, अपने हाई प्रेशर पे एयर आ रहा है। अब इसको कंपोनेंट में जो अपने को डिजायर प्रेशर है उस डिजायर प्रेशर पर लाने के लिए एक रेगुलेटर यूज किया जाता है। जो रेगुलेटर क्या करता है, जो मैक्सिमम प्रेशर एयर का सप्लाई होता है उससे कम करके उसको कंपोनेंट में भेजता है, यानी कि एयर को रेगुलेट करता है उस प्रेशर पर जिसमें हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट। अभी हम लोगों ने देखा फिल्टर यूनिट, तो फिल्टर FRL यूनिट, फिल्टर रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। फिल्टर का काम एयर को फिल्टर करना, रेगुलेट यानी कि उसके प्रेशर को कंट्रोल करना, लुब्रिकेटर यानी कि उसको लुब्रिकेशन ऑयल में मिक्स करना ताकि वो आगे वियर एंड टियर को कम कर सके। न्यूमेटिक एक्चुएटर, ये पूरे कंप्रेस्ड एयर सिस्टम का पार्ट था जो हम लोगों ने देखा है। एयर कंप्रेसर, रिसीवर, ड्रायर, FRL। अब एक्चुएटर यानी कि एक्चुअल मैकेनिकल फंक्शन वर्क करने वाला इक्विपमेंट, कंपोनेंट विच कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी इनटू द एक्चुअल मैकेनिकल इज नोन एज एक्चुएटर। यानी कि वो सारे सिलेंडर्स होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं लेकिन कॉपीराइट की वजह से वो दिखाया नहीं जा सकता है, उसको मैं आपको पर्सनली मेल पे सेंड करूंगा। सेम न्यूमेटिक फिटिंग, अब एक्चुएटर में डायरेक्ट एयर डाली नहीं जा सकती, उसके लिए कुछ कनेक्टर्स होते हैं जिनको फिटिंग बोलते हैं। वो बहुत सारे फिटिंग होते हैं, नीचे साइड व्यू आप साइड पर जाकर इसको विजिट कर सकते हैं। होता है व्हाट कैन कंप्रेस्ड एयर डू, कंप्रेस्ड एयर क्या कर सकती है। तो आप लोग सीधा सा लिखा हुआ है, गैस टर्बाइन में प्रोपल्शन में यूज होता है, रोटरी टाइप न्यूमेटिक टूल्स में टूल होता है, लिफ्ट में यूज होता है, क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज होता है। ये बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आप इजीली पढ़ सकते हैं। कुछ और है, स्पॉट वेल्डिंग में यूज होता है, ब्रिजिंग, वेल्डिंग, स्प्रे पेंटिंग में यूज होता है, लिफ्टिंग, मूविंग, स्लैब मोल्डिंग मशीन्स में यूज होता है। वेरियस यूज है, मतलब आप जब इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको कंप्रेस्ड एयर सबसे ज़्यादा यूज जो मिलेगा वो कंप्रेस्ड एयर ही मिलेगा, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर के कुछ बेनिफिट्स है जो हम लोग पहले देख चुके हैं, इसलिए कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हैं। अब कंप्रेस्ड एयर को डिस्ट्रीब्यूशन का एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है। आप जब यहाँ पे दो टाइप के सिस्टम देख रहे हैं, डेड एंड टाइप और रिंग टाइप। डेड एंड टाइप में आप देख रहे हैं कि कंप्रेसर से रिसीवर से होता हुआ वो एक सर्किट पूरा बना रहा है और एक जगह पे आके स्टॉप हो जाता है, एंड हो जाता है, इसको बोलते हैं डेड एंड टाइप। डेड एंड टाइप में हम लोगों को क्या डिफिकल्टी जाती है कि जो एंड पॉइंट है इस पर प्रेशर थोड़ा सा हमको कम मिलता है, तो इसमें डिजायर्ड प्रेशर प्राप्त करने के लिए इसकी कंप्रेसर को हाई प्रेशर पर रन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक रिंग नहीं बन रही है। आप देखिए कि वो एंड में आके क्लोज हो रहा है। जबकि दूसरा होता है रिंग टाइप सिस्टम। रिंग टाइप सिस्टम में क्या होता है, एक पाइपलाइन का एक रिंग बना दिया जाता है कि जब एयर इस पाइपलाइन में जाता है तो दोनों एंड से वो एंटर करती है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पर इसका प्रेशर हमको समान मिलता है। जब और इसमें अपने को कंप्रेसर को कम प्रेशर पर चलाने की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक हमको 5 kg प्रेशर चाहिए तो हम कंप्रेसर को 5.5 और 6 पर रन करेंगे तो हमको हर एंड पर 5 kg प्रेशर मिल जाएगा, 5 और 5.2। लेकिन डेड एंड टाइप में हम लोगों को लगभग 1 से 1.5 kg का डिफरेंस मिलता है, इसलिए प्रैक्टिकली वे में रिंग टाइप का हम लोग यूज करते हैं। अब ये तो हुआ कि पाइप का कनेक्शन, पाइप से मशीन को कैसे कनेक्ट करने का कंसेप्ट आपको पर्सनली सेंड किया जाएगा कि पाइपलाइन से मशीन को कनेक्ट कैसे करते हैं। अब कुछ सिंबल्स हैं जो भी आप न्यूमेटिक सर्किट में हम लोग ऐसे सिलेंडर की बात करते हैं, एक्चुएटर की बात करते हैं, कंप्रेसर की बात करते हैं, वाल्व की बात करते हैं, फिल्टर की बात करते हैं, तो फिल्टर का चित्र तो नहीं बना सकते, इसलिए कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। वो सिंबल्स इजीली हैं, एक ऑटो ड्रेन का सिंबल है, एयर कूलर का सिंबल है, रेफ्रिजरेटर
एयर ड्रायर का सिंबल है, एयर ड्रायर है, एयर हीटर है, ये सारे सिंबल जो आप एक बार देखेंगे और अपने हाथ से कॉपी पेन से बनाएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। एफएल यूनिट का भी एक सिंबल होता है, तो प्रेशर गेज का एक सिंबल है। तो बहुत ही ईजी है, ये हर जगह पर चित्र नहीं रखा सकता, फिगर को नहीं रख सकते, इसलिए उसको सिंबल्स की तरह यूज करते हैं। तो ये अब जब न्यूमेटिक सर्किट्स हम लोग अपने अपने एडवांस न्यूमेटिक्स में जब पढ़ेंगे तो इन सारे सिंबल्स को यूज करना भी आपको सिखाएंगे, किस तरह इन सिंबल को यूज करता है, किस तरह एयर सर्किट वर्क करता है। अब इतने सारे एडवांटेज के बाद इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। हाँ सही बात है, कहीं सारी चीज़ें अच्छी अच्छी तो नहीं होती हैं, कुछ खराब भी होती हैं। तो इसके डिसएडवांटेज में हम लोग देखते हैं कि लीक, इसमें लीक का कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंग है, क्योंकि एयर कहीं से भी लीक होती है। ऐसा होल जो हमको दिख भी नहीं रहा है वहाँ से भी एयर लीक होती है। सेंसिटिव टू वाइब्रेशन है, लाउडी है, नॉइसी है। कंप्रेसर जोन होता है तो काफ़ी ज़्यादा नॉइस होता है, तो इसके को नॉइस प्रूफ रूम में रखा जाता है। लीकेज को अरेस्ट करना डिफिकल्ट है। मॉइस्चर, जब लॉन्ग ट्रेवल में मॉइस्चर होता है, यानी कि एयर को हम लोग एक बहुत ज़्यादा दूरी तक पाइपलाइन को ट्रेवल कराते हैं तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मॉइस्चर भी आ जाता है। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है, क्योंकि कंप्रेसर की मोटर काफ़ी बड़ी होती है तो ऑपरेशन कॉस्ट भी हाई होती है। नॉट सुटेबल हाई प्रेशर के लिए, लाइक हाई प्रेशर की हम लोग बात करें 25 kg पर सेंटीमीटर का, 50 kg पर सेंटीमीटर, 100 kg पर सेंटीमीटर का, जो कि एयर में प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो उसके लिए हाइड्रोलिक सर्किट यूज किए जाते हैं। एंड देन कांट यूज फॉर प्रिसीजन मूवमेंट्स, यानी कि हम लोगों को अगर 1 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 3 माइक्रोन, 5 माइक्रोन यूज करना है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो भी हम लोग इस एयर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एयर कंप्रेसिबल है और माइक्रोन में हम लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो आपने देखा यहाँ पे एयर के जितने एडवांटेज हैं, तो डिसएडवांटेज काफ़ी कम है, तो इसलिए एयर को ही मोस्टली मैकेनिकल मोशन प्राप्त करने के लिए कंपनीज में यूज किया जाता है। तो अगर ये सारी नॉलेज आपको इस चैप्टर में पढ़ा है, ये सारी नॉलेज आपको आती है और आप इंटरव्यू के टाइम पे इसको कुछ अपने सीनियर्स को बताते हैं या अपने वर्क में भी आप इस नॉलेज को यूज करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा एडवांटेज होगा कि आपकी कुछ आपको नॉलेज है। और यहाँ पर ये केवल प्रैक्टिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज को आप कंपनी में जाने के बाद ही मिलेगी। और मेरे जो अभी लिंक्स में मैं आपको पूरा इसका पीपीटी भेजूंगा, तो आपसे बहुत अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी कि कंप्रेस्ड एयर और न्यूमेटिक्स वर्क कैसे करता है। अब मेरे आने वाले जो वीडियोज होंगे उनमें मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली न्यूमेटिक सर्किट कैसे वर्क करता है। तो आप लोगों का धन्यवाद जो आपने इस चैनल को इतनी देर तक देखा। इससे डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ नॉलेज में तो इंक्रीमेंट हुआ ही होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस नॉलेज को ले सकें और अपने जीवन में कहीं टेक्निकल लाइफ में इसको यूज कर सकें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का लिंक पहले से मिल जाए। तो मैं समझता हूँ आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हुआ है, लर्निंग हुई होगी, तो आप इसको अपनी इंडस्ट्री में यूज कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।